रिलेटेड क्वेश्चंस जो न्यू रिलेटेड क्वेश्चन है डिस्कस करता हूँ। जैसे आप देखो किसी भी एग्जाम में जैसे 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन से लेकर 15 से 20 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और 80 टू 85 क्वेश्चंस ट्रेडिशनल जीके से होते हैं। तो ट्रेडिशनल जीके के क्वेश्चंस कहाँ से लिए जाते हैं? ये जो करंट अफेयर के जो इवेंट्स होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते हैं उसी में से ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी लिए जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको करंट न्यूज के साथ साथ ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड होते हैं वो भी आप जानो और वो डिस्कस करो। तो इसलिए मैंने इस चैनल में इस तरह के क्वेश्चन लेता हूँ, न्यूज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने चेतावनी दी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में AQIS संस्था ने हमला करने का प्लान किया हुआ है। तो AQIS क्या है? तो अल कैदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये अल कैदा का जो टेरर ग्रुप है उसी का एक पार्ट है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑपरेट करती है। तो हमले की योजना बना रही है। तो ये किस संगठन के रिपोर्ट से यह जाहिर हुआ है? तो यह यूएनओ को रिपोर्ट से यह जाहिर हुआ है कि AQ इज प्लानिंग टू अटैक इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब यूएनओ के बारे में आप जान लो कि यूएनओ क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का फुल फॉर्म है। यह 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित हुआ था। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे 50 थे, मतलब शुरू में 50 देश मिलकर यूएनओ बनाए थे। और अभी में टोटल जो इसके सदस्य संख्या है 193 है। 193 स्टेट्स कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है, मतलब 6 भाषाओं में यूएनओ में काम किया जाता है। परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स 5 होते हैं और इसके जो वर्तमान महासचिव हैं, करेंट सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम है एंटोनियो गुतेरस। और जो पहला सेक्रेटरी जनरल थे, पहला महासचिव, उनका नाम था त्रिग्वेली। और यूएनओ संस्था के 6 ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, उसके टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। तो ये आपको ये सब सारे पॉइंट्स यूएनओ के बारे में याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूएनओ को देख लो आप, इस तरह से यूनाइटेड नेशंस है और ये 24 अक्टूबर 1945 में फॉर्म हुआ था। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रसिया। आज के दूसरे सवाल है जो सिनेमा जगत से हमने लिया है। कुछ मैचिंग क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से कौन सा गलत है आपको चूज करना है। हॉलीवुड यूएस सिनेमा को कहते हैं, बॉलीवुड हिंदी सिनेमा को कहते हैं, टॉलीवुड तेलुगु सिनेमा, मॉलीवुड तमिल सिनेमा। इसमें से गलत है मॉलीवुड। मॉलीवुड तमिल सिनेमा को ना बोल के केरला, जो केरला में जो फिल्म बनते हैं उसको हम मॉलीवुड बोलते हैं, मॉलीवुड। तो हॉलीवुड यूएसए सिनेमा, बॉलीवुड हिंदी सिनेमा, टॉलीवुड तेलुगु सिनेमा एंड मॉलीवुड केरला सिनेमा। आज का तीसरा सवाल है कि संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ की इंडियन माइग्रेंट्स, इंडियन वर्कर काफ़ी संख्या में काम करने जाते हैं, तो वहाँ संयुक्त अरब अमीरात के टोटल जनसंख्या का कितना पार्ट इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं? ये सवाल है। तो इसका आंसर है 27। मतलब 27% वहाँ के पॉपुलेशन का 27% इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स होता है। ये सोचो आप। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि इंडियन माइग्रेंट्स काफ़ी हो जाते हैं। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये रहा है कि कल के ही आदेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शरद बोबड़े ने जो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उनको बोला है कि आप जो संयुक्त अरब अमीरात में जो कुछ वर्कर्स हैं जो फंसे हुए हैं कोविड के कारण, तो उनके सुरक्षा का उपाय किया जाए, उनको वापस लाने का उपाय किया जाए। तो इसी संदर्भ से क्वेश्चन बनता है कि वहाँ की जनसंख्या में कितना परसेंटेज इंडियन माइग्रेंट लेबर का होता है? तो 27%। अब भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, तो इससे रिलेवेंट क्वेश्चन होता है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। 1914 में ये बनाया गया था। मैकमोहन इंडियन ब्रिटिश के एक ऑफिसर्स थे वो, और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था मैकमोहन ने। और उस समय के जो तिब्बत स्टेट था, उन दोनों के बीच में ये मैकमोहन लाइन के बारे में एग्रीमेंट हुआ था। तो भारत और चीन के बीच में 1914 में मैकमोहन लाइन बना।
ये न्यूज इसलिए है कि आर्मी जो भी आर्मी और चाइनीज, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी एक दूसरे के आमने सामने है, तो उसी लाइन के इर्द गिर्द ये दोनों की तरफ से कन्फ्रंटेशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून। इसे मैं लगातार 2-3 दिन से क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है जो कि न्यूज में रहता है। और अभी राजस्थान में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है राजस्थान की सरकार के लिए, तो उसी एक कानून के जिक्र बार बार आजकल न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो दल बदल विरोधी कानून होता क्या है? तो सबसे पहले एक मान लीजिए कोई दल है और ये गवर्नमेंट फॉर्म किया हुआ है, तो यहाँ से कुछ मेंबर जब दूसरे पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं उसी को बोलते हैं दल बदल। तो दल बदल कानून को मिसयूज ना हो इसके लिए क्या किया गया था कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स किया था कि इतना मेंबर ही यदि यहाँ जाएंगे तो अयोग्य नहीं कहलाए जाएंगे। तो कितना है? तो वो है 2/3। मतलब किसी भी दल के 2/3 मेंबर यदि यहाँ से टूट के दूसरे दल में जाते हैं तो उनमें दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। 2/3, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। अभी इस क्वेश्चन बना है कि कांग्रेस ने यह कानून के प्रति चिंता जताया है कि जिस तरह से मिसयूज हो रहा है राजस्थान या कई दूसरे स्टेट में एंटी डिफेक्शन लॉ का, तो उस पर कई सुधार के कदम उठाने के बाद कांग्रेस द्वारा की जा रही है। अब दूसरा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल चीफ मिनिस्टर के अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्रवाई करेगी। जैसे किसी भी स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वो सेंटर से अपॉइंट किए जाते हैं, कल के क्वेश्चन में मैंने बताया था, और यहाँ एक चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि लोगों द्वारा नियुक्त करते हैं, वोटिंग के द्वारा यहाँ चीफ मिनिस्टर एमएलए नियुक्त होते हैं और उनका लीडर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो गवर्नर कोई भी काम करेगा तो ये जो मंत्रिपरिषद है उसी के सलाह पे ही काम करेगा, ऐसा संविधान में लिखा गया है। गवर्नर का कोई भी काम मंत्रिपरिषद के सलाह से ही होगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो संविधान के 163 अनुच्छेद में लिखा गया है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर के सलाह पे ही काम करेंगे। तो ये है। अभी ये दिया गया कि जो 2016 में एक जजमेंट भी आया था सुप्रीम कोर्ट का इसी से रिलेटेड, तो उसमें भी ये क्लियर मेंशन किया गया था कि राज्यपाल खुद अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पे डिसीजन रखते हैं। 163 संविधान के अनुच्छेद याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, एक ह्यूमन डिजीज होता है एएलएस, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। तो एएलएस डिजीज ह्यूमन के किस पार्ट को इफेक्ट करता है? ह्यूमन के किस शरीर के किस अंग को? तो ये है न्यूरॉन को इफेक्ट करता है एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। अब न्यूरॉन को इफेक्ट करता है, तो अब न्यूरॉन क्या है वो थोड़ा देख लीजिए। ये हमारा बॉडी है, ये बॉडी का नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम मतलब जो सारे सेंस बॉडी में ट्रेवल करते हैं उस सिस्टम को हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, और ये जो बाकी बॉडी के जो इधर के जो पार्ट का जो नर्व्स है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम पूरा बना तो इसी का सेल होता है, अलग अलग सेल से मिलके ये सारे नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो उसी सेल को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। नर्वस सिस्टम के एक सेल को न्यूरॉन बोलते हैं। तो यही इफेक्ट हो जाता है एएलएस में। अब न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन का एक चित्र है, न्यूरॉन का ये डायग्राम देखो, ये है न्यूरॉन। ये काम कैसे करता है? तो जब भी कोई इम्पल्स क्रिएट होता है, जैसे मान ली किसी ने आपके बॉडी पे चुटकी मारा है, कुछ भी दर्द हुआ, तो ये न्यूरॉन सेल सेंस करता है। उसमें एक पार्ट होता है डेंड्राइट। तो डेंड्राइट से सेंस इंटर करता है सेल में, और यहाँ सिग्नल कन्वर्ट होता हुआ इस तरह से जाता है और नर्व एंडिंग में ये चला जाता है। और नर्व एंडिंग में क्या होता है? फिर इधर दूसरा न्यूरॉन सेल रहेगा, यहाँ से सिग्नल यहाँ पास होता है, यहाँ केमिकल इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। तो केमिकल इंफॉर्मेशन इधर से इधर चलाएगा। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के जो जोड़ होता है उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो जुड़े होते हैं उस गांठ को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। ये न्यूरॉन के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित है। ये आए दिनों में न्यूज में रहता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए इन्होंने एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इससे कोलैबोरेशन किया है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रहा है।
तो उसी का ठेका इनको मिला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका, 2 कंपनी को इस वैक्सीन को बनाने के लिए। तो इन्होंने अभी गवर्नमेंट से ह्यूमन ट्रायल का परमिशन मांगा है। तो ये रिलेवेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो पुणे में। अगला सवाल है कि भारत में कितनी कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य भूमि मतलब जैसे इंडिया का टोटल जो लैंड है, तो उसमें से कितने पार्ट में हम कृषि कर सकते हैं। सारे पार्ट में तो कृषि जो होता नहीं, तो कितनी कृषि योग्य भूमि है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये है 159 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 150 मिलियन हेक्टेयर ही कृषि योग्य भूमि इंडिया में है। ये सवाल अभी है कि इस बार का जो मानसून है काफ़ी अच्छा रहा है, तो काफ़ी अभी बुआई चल रही है किसानों द्वारा, और पिछले साल से ज़्यादा बुआई इस बार मानसून में हुई है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाता है। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स 2 क्रॉप्स होते हैं, तो इसका सीजन कौन सा होता है। तो रबी क्रॉप का सीजन होता है अक्टूबर से दिसंबर, और खरीफ क्रॉप्स का सीजन होता है अप्रैल से मई महीने में। इतने सारे इन्फॉर्मेशन इसमें है आपके। अब भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार की मात्रा है वो कितनी है, मतलब भारत और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड होता है उसका वॉल्यूम क्या है, कितने का ट्रेड होता है। ये है $15 बिलियन, मतलब भारत और इंग्लैंड के बीच एक साल में $15 बिलियन का ट्रेड होता है। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है, तभी यूएसए। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए, सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, मतलब इंडिया यूएसए का व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ आया था कि इंडिया और यूके ने जो एफटीए का एग्रीमेंट होता है उसकी कमिटमेंट की बात कही है। एफटीए मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2 कंट्री या दो से अधिक कंट्रियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, तो उन दोनों के बीच में कुछ टैरिफ्स, कुछ कर का छूट दिया जाता है, उसी को हम लोग एफटीए बोलते हैं। तो इंडिया और यूके में भी बात चल रही है। तो इंडिया और यूके के बीच में $15 का व्यापार होता है एक साल में। आंसर दिए हमने। आज कंसेप्ट ऑफ द डे में हमने लिया है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग कैसे इवोल्यूट हुआ। जैसे आज हम होमोसेपियंस है, ह्यूमंस को होमोसेपियंस बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है होमोसेपियंस, ये हम है। अब लेकिन इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, तो सबसे पहला स्टेज था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरे जब स्टेज ऐसा इवॉल्व हुआ तो आदमी को ऐसा होमो हैबिलस बोला गया। उसके बाद थर्ड स्टेज में होमो इरेक्टस, फोर्थ स्टेज में होमो निएंडरथलासिस, और फिफ्थ स्टेज है होमोसेपियंस का, जिसको वाइज मैन भी बोलते हैं। होमोसेपियंस का लिटरल मीनिंग होता है वाइज मैन। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बीइंग। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एनडीए या सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो सीक्वेंस दे देगा 1 2 3 4 ऐसा लिख के, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, इसका सीक्वेंस आपको बताना है कि पहले कौन हुआ, पहले कौन हुआ, पहले कौन हुआ। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है। अब हमारे बारे में अपने को तो जानना चाहिए कि हमारा एंसेस्टर कौन थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस फर्स्ट, होमो हैबिलस सेकंड, थर्ड होमो इरेक्टस, फोर्थ में होमो निएंडरथालिसिस, एंड फिफ्थ इज होमो सेपियंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ रिलेवेंट एंड करंट अफेयर्स दोनों, तो इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए और लाइक करिए। इस तरह के एनसीईआरटी के बुक्स के भी टेक्स्ट बुक वीडियो अपलोड करने का हमने प्लान किया है। थैंक यू वेरी मच।